जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। ये हमारी नई सीरीज़ है जो हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल सॉल्यूशन आपके लेके आए हैं। इसमें हम सीरीज़ वाइज हर साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और हम इसमें जो हमारी यूएसपी रहेगी वो मेनली रहेगी कि हम क्वेश्चन को देख के ये करने की कोशिश करेंगे कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन। तो हमारा देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एचसीएफ निकालने को हमको बोला गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो, हमने एक क्वेश्चन इस टाइप का किया था, वो एलसीएम का क्वेश्चन था। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ के ही आते हैं इसमें। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था एलसीएम एम है, तो जिसमें हम उन सब नंबर्स का भाग दे सकें वो है हमारा एलसीएम, और जिस का भाग उन नंबर्स में जा सके वो है हमारा एचसीएफ। तो आप बस ये सीधी सी ट्रिक याद रखें कि एलसीएम में जिसमें भाग दे सके, एचसीएफ जिसका भाग दे सके। ठीक है, तो अब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, वो बहुत बहुत ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसमें आपको करना ही है कि जब आपको ए बी सी डी इस फॉर्म में दिए हुए हैं, ए की पावर बी फॉर्म में, ए बी की पावर सी फॉर्म में टाइप में दिए हुए हैं, तो आपको बस देखना है कि उस पर्टिकुलर पावर की कॉमन सबसे छोटी टर्म कहाँ पर है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए में आपकी सबसे छोटी टर्म आती है 3 की पावर 127। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे बी में आपकी सबसे छोटी टर्म आती है 5 रेज़ टू द पावर 128, तो ये हो जाएगी 5 रेज़ टू द पावर 128। और 7 में आपकी सबसे छोटी टर्म आती है 7 रेज़ टू द पावर 21। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा इन तीनों का। अब मैंने आपको बताया था ये एचसीएफ क्यों हुआ, हमने इसमें छोटी ही टर्म क्यों ढूंढी, क्योंकि हमको एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसका भाग इन सब में चला जाए। और वो देखो, अभी इसमें पता है कंफ्यूजन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम तो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं सबसे छोटी। क्योंकि क्या है, हम सबसे छोटी इसलिए ढूंढ रहे हैं कि इससे बड़ी नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ी है। वो इससे जो बड़ी होगी ना, ये सबसे बड़ी है, मतलब जो इससे भी छोटी हो सकती है, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है उसका। तो अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब ढूंढ सकते हैं, जब हम उन नंबर्स में से सबसे मिनिमम नंबर ले लें जिसका भाग उन सब नंबर्स में चला जाए। तो आप देखोगे कि ये जो नंबर है ये एक ऐसा नंबर है जिसका भाग इन ए बी सी डी चारों में चला जाता है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। तो यही एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था फ्रेंड। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि जो भी इस टाइप की उसके अंदर दे रखा है, नंबर दिया हुआ है, इसके मुझे फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में बस यही आनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ के फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, एक चीज़ इसमें आप जो एक्स्ट्रा कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप जब भी आपको बीच में ऐसा मल्टीप्लाई का अगर साइन दिख जाए, तो आप और दोनों ही जो है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों ही नंबर्स के ऊपर जो क्यूब रूट होगा, जो भी रूट के ऊपर जो नंबर होगा वो सेम होगा। जैसे इसमें 3 है तो ये क्या है, क्यूब रूट है। तो आप इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिख लीजिए, 100 इंटू 5290। ठीक है, तो ये है आपका क्या, क्यूब रूट। ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का जो मेरा सिंबल है रूट का वो सेम है। दोनों का, ये दोनों ही नंबर में क्यूब रूट दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको बस सिंपल इनके फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर निकालने की तरकीब तो बहुत सिंपल होती है। हम प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टर निकालते हैं। आप बस उसके फैक्टर 2 से डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड करो। जैसे आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओगे तो आप देखोगे कि इस नंबर के फैक्टर आएंगे हमारे 2 की पावर स्क्वायर 5 की पावर स्क्वायर इंटू 23। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फैक्टर निकालने आते होंगे, तो इनके फैक्टर्स ये आएंगे। ऐसे ही आप देखोगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे हमारे 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 23 की पावर 2। तो आप ये देखोगे, इसमें पता है आप मिस्टेक भी नहीं कर सकते। अगर आपने जो किया है ना, ध्यान रखना, आपको इस तरीके से आएगा कि आपका जो क्यूब रूट है ना ये कैंसिल हो जाए। अब देखो, इसमें आप देखोगे 2 की पावर 2 है, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो मेरा ये हो गया हमारा 2 की पावर 3। मेरा 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 भी है, तो ये मेरा हो गया 5 की पावर 3। और उसके बाद है मेरा 23 की पावर 1 है, 23 की पावर 2 है, तो मेरा ये हो जाएगा 23 की पावर 3। तो अगर ये जो मेरा फाइनल होगा ये हो क्या जाएगा, इसको मैं दोनों, मैंने आपको बताया था कि ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए बी सी की होल क्यूब। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 23 की पावर होल क्यूब। और मेरा इसके ऊपर रूट लग ही रहा है, जो क्या होता है एक्चुअली 1/3 होता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरा जो आंसर आ गया वो ये आ गया। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 23, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें बस आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो माइनस साइन हमको भूलना नहीं है। ये माइनस साइन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जितने उसके फैक्टर्स आ रहे हैं उनके सबके साथ आप माइनस लगा दो, क्योंकि वो माइनस अंदर है तो माइनस सबके साथ लग जाएगा। तो इसमें हुआ क्या कि मैंने आपको बताया था कि जो उसके कॉमन फैक्टर हैं वो अगर नंबर ऑफ ऑड्स हैं तो आपको माइनस ऐसे कैसे कैरी कर जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -230। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। और मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका जो होगा ना वो माइनस ही आंसर आएगा। बट आपको ये स्टैंडर्ड याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि जो मेरे फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स के जो भी फैक्टर्स हैं उनके सबके साथ में माइनस लगा दूँ। अंदर इस पूरे के साथ माइनस है तो मैंने सबके साथ माइनस लगा दिया। अब अगर वो फैक्टर्स ऑड होंगे तो वो माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा, अगर वो फैक्टर्स इवन हो गए तो मेरे वो माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 2 3 एक यूनिक फैक्टर है मेरे इसके, तो मेरा माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा और ये माइनस मेरा यहाँ पे कैरी करेगा, तो मेरा जो है ये हो जाएगा -230। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ 2 की पावर a की होल पावर bc, ऐसा आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब आपको इसमें पता है एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, वैसे अगर आप इसमें देखो तो c की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, अब आप इसमें इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं c को 0 रखा तो ये मेरा एक्चुअली डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 0, जो तो मेरा 1 ही होता है। तो मेरा डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सोचो अगर ये इस तरीके से नहीं होता, मान लो कि c बराबर 1 होता और a बराबर 2 दिया हुआ है और b बराबर 3 दिया हुआ है, सपोज ये होता, ये मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं है, लेट्स सी दिस, ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर। ये डायरेक्ट इसका 1 आ गया आंसर। लेकिन सोचो ये होता, इसमें तरीका ये होता है फ्रेंड्स, अगर 2 की पावर a की कुछ भी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये एक्सप्रेशन मेरा फाइनली बन जाएगा 2 की पावर abc डिवाइडेड बाई 5 की पावर bac। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू डाल दो आप इसकी। तो एबीसी क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 6, ये हो जाएगा 2 की पावर 6। 5 इंटू ये भी बी एस सी भी यही होगा 5 की पावर 6। तो मेरा एक्चुअल आंसर ये होता अगर ये दिया होता तो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सी मेरा एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है, सी 0 है, ये मेरा सी है जो 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये पूरी टर्म भी 0 बन जाएगी विच इज नथिंग बट 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 5 की पावर 0 भी 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो 1 डिवाइडेड 1 1 भी 1 ही होगा, तो मेरा इसका फाइनल जो आंसर होगा वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सी 0 था, मुझे दिख गया था। तो मेरे को ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सी की वैल्यू 0 नहीं होती तो फिर हमको ये क्वेश्चन पूरा ढंग से सॉल्व करना पड़ता है, इसका आंसर आता इस तरीके से अगर सी 1 है तो। एक यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखनी है कि हमको क्वेश्चन को उसके मेरिट पे ही सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है कि हम उस क्वेश्चन में हमको पता है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम स्टार्ट हो जाते हैं उसको सॉल्व करना। उस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए आप, क्योंकि उसकी हर क्वेश्चन की अपनी एक मेरिट होती है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आप एक आंसर तक पहुंच सकते हो। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उसको ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि उसमें इतना था नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। लेकिन देखो इन्होंने कितनी अच्छी वैल्यू दी हुई है सी इक्वल टू 0, तो आपका बहुत सब कुछ बहुत ईजी हो गया। लेकिन जो इस क्वेश्चन की मेरिट ये है कि आपको इसमें कोई कुछ नहीं करना है, सी को 0 डालते हैं, सब कुछ 1 हो गया, आंसर आ गया। लेकिन जो इसका एक्चुअल सोल्यूशन है वो ये है कि 2 की पावर a की पावर जो भी होती है वो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आपका बन जाता है एक्सप्रेशन ये, और ये नीचे वाला एक्सप्रेशन आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने ये देखा कि ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट अगर और भी कोई वैल्यू आ जाती है तो आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ दिस, तो आई थिंक ये एक सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया भी था कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो मैंने आपको बताया था कि इसको आप लिख दो 4 पॉइंट, आप उतनी जीरो लगा दो जितनी की सबसे ज़्यादा जीरो जो दे रखी है। सबसे ज़्यादा जीरो कितनी है, 4 है, तो आप लगा दो 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आपका है 4.4, तो आप लिख दो 4.4, वापस आप उतनी जीरो उसमें लगा दो। उसके बाद है आपका 4.04, 100 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ आएगा 4.04 आएगा, तो हम लिख देंगे 4.04, वापस आप जीरो उसके ऐसे ऐसे लिख दो। उसके बाद है हमारा 0.44, 0.44, तो यहाँ जीरो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 444, पीछे में एक जीरो एज इट इज लगा देंगे। हमारा लास्ट क्या है, हमारा लास्ट है देखो 4 जीरो हमको लगानी है, तो हमारा 0 1 2 3 4, फिर एक 4 आएगा, तो यानी कि हमारी एक जीरो और इसमें हम बढ़ा देते हैं,
तो ये सारी एक सेम सिमिलर उसमें आ जाएंगी। अब देखिए, अब आप इसको सम करो। इस लाइन का सम क्या आएगा? इस लाइन का सम आएगा हमारा 4, इस लाइन का सम हमारा 0, इस लाइन का सम आएगा 4। तो आप यहीं से देख सकते हो कि 404 किसका आ रहा है। ये हमने शायद इसमें कुछ गड़बड़ कर दी। ये जो है इसमें हमारा यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए था, ये हमने ज़्यादा लगा दिया शायद 0। 10,000 है तो इसका क्या होगा? 10,000 होगा 0.1234। हाँ यस फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। वो क्या है कि हमने यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा एक्स लगा दिया 0, ये चीज़ नहीं आएगी इसमें। यहाँ पे हमारा 0.000 और 4 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारा। तो ये एक्चुअली ये 4 यहीं पर आ जाएगा, ये चीज़ 4, क्योंकि ये क्या है 1 2 3 4, तो हमारी 1 2 3 4 0 हो गया, तो हम इसको 4/1000 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आप इसको सोल्व कीजिए, अब इसको निकालिए, ये हो जाएगा 4, इसका आ जाएगा हमारा 4। अब देख लिया, अब यहीं से आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देखो 1 और 4 तो नहीं हो सकता। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप किसी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उस क्वेश्चन को उसके मेरिट पे ही देखिए। जैसे ही आपको लग रहा है ये हो जाएगा 448, तो मुझे पता है कि 844 मेरा कौन सा है, वही मेरा आंसर होगा। तो मेरा 844 हो गया आंसर नंबर 3, यहीं से मुझे पता लग गया। अब मुझे इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता हूँ यहीं से। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, और ये मैं यहाँ से, ये हो जाएगा मेरा 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे मेरा 8 आ जाएगा, और मेरा ये हो जाएगा आपका 8844, और ये 12 हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका 12.8844। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर हो गया। ये मैंने पूरा सॉल्व किया, लेकिन मैंने आपको बताया पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 3 डिजिट से आपको इसका आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इन द नंबर सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 11। अब मैंने आपको फ्रेंड्स एक बात बताई थी, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको ध्यान हो तो हमने जो लास्ट पेपर किया था उसमें हमने किया था डिविजिबिलिटी बाय 7। अब ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे ये रूल्स। मैं कोशिश करूंगा कि जो ये मैं सारे पेपर कराऊँ उसमें लगभग आप सारे डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चन होंगे मेनली आ जाते हैं। मेनली जो आपको याद करना होता है वो 5 7 11, 3 5 7 11, इनके आप याद कर लो आई थिंक, और 9 का भी एक, इनके अगर आपको रूल्स ध्यान है तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे मोस्टली। जिसमें हमने आपने नोट किया होगा 7 का हम देख चुके हैं प्रीवियस पेपर में, और 11 का हम इसमें देख लेंगे, और बाकी हम 3 5 9 भी इंट्रोड्यूस करा देंगे बीच में किसी न किसी पेपर में, तो आपके सारे जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है फ्रेंड्स? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपका जो नंबर है 9y8071, इसमें जो ऑड प्लेसेस पे जो आपकी नंबर्स हैं, माइनस जो इवन पे जो नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर उनका डिफरेंस इवन से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑड हमारी कौन कौन सी है। अगर मैं ऑड प्लेस देखूँ तो मेरा एक तो 9 ऑड है, एक ये ऑड है 1 3, ये 5, तो ये मेरे ऑड है, तो इनका सम क्या हो जाएगा मेरा 9 + 8 + 7, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये तो मेरा हो गया आपका ठीक है, ये हो गया मेरा 9y8071, ये हो गया मेरा 24, और ये हो जाएगा मेरा 9 प्लस y + 0 + 1, तो ये हो जाएगा मेरा y + 1, तो मेरा माइनस ये हो जाएगा मेरा y + 1, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 23 - y, तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब मेरा रूल्स क्या कहता था कि जो भी मेरा नंबर आ रहा है उसका डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसमें आपको हमेशा वही तरीका लगाना है। अब आप देख लो इसमें रख के, मैंने इसको इसमें ऑप्शन रख के देख लो, मैंने पहला ऑप्शन रखा 23 - 1, मेरा आया 22। 22 11 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है, तो मेरे को आगे जाने की जरूरत ही नहीं, मेरा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। मुझे और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक ही ऑप्शन होगा आपका जो उसमें करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम चेक कर लेते हैं। 0 हम रखते हैं, 23 - 0 क्या आएगा? 23 - 0 आएगा हमारा 23। 23 तो डिविजिबल नहीं है 11 से, तो ये भी हट गया। 23 - 2 आएगा 21, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो 23 - 20, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो हमारे ऑप्शन 2 3 4 यहाँ कैंसिल हो गए, और हमने तो पहले ही चेक कर लिया था कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, तो
ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो सिंपल सी बात है, ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक वेरिएबल आपको डिजिट दे दी जाएगी बीच में, और वो वेरिएबल डिजिट आपको अब पता करने की वो डिजिट क्या हो सकती है। तो वो आपका तरीका यही होता है, 11th का जो रूल होता है वो यही होता है कि आपके जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम माइनस जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम, और उन दोनों का डिफरेंस आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, चलो। ओके, सो हम आ चुके हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 36 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये पूछा है कि इसमें इसको इस टाइप के चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि आप जो 10 की पावर है वो दोनों साइड सेम कर लें। ठीक है, तो हम 10 की पावर दोनों साइड सेम कर लेते हैं। तो हमारा इसका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14.96 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 0.0384 इंटू 10 की पावर 10। ये मेरा एक एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं इसको 10 की पावर 10 को तो कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, और मैं इसको लिख सकता हूँ 14.96 माइनस 0.0384। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 14.9216 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें बस छोटी सी एक ट्रिक कहूँ कि एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है। देखो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, तो हम फटाफट से ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे, लेकिन वो हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो चीज़ दे रही है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बहुत इसमें काम की चीज़ है। हमेशा जब भी हम 10 की पावर में कोई भी नंबर को लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो 10 की पावर है वो मैक्सिमम होनी चाहिए उस चीज़ में। ठीक है, तो आप एक्चुअली अगर उस चीज़ से जाओगे ना तो आपका बहुत इजीली आंसर आप डायरेक्टली 4 लगा दोगे कि यार 10 की पावर तो इसमें मैक्सिमम है, तो यही हो सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आगे जो उसके कांस्टेंट है वो वही है जो आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने से आ रहा है, तो आपको एक बार सॉल्व तो उसको करना ही पड़ेगा। तो आप इसमें देखो, अभी 14.9216 है, मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप पॉइंट्स को इधर लेके जाते हैं, पॉइंट को अगर हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो हमारा जो 10 है वो 10 की पावर बढ़ जाती है। तो हमारी 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये +1 हो जाएगी, तो ये हमारी 10 की पावर हो जाएगी 11। तो ये हमारी क्या चीज़ हो जाएगी, 10 की पावर 11, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1.49216। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4। अब इसमें क्या हम और 10 की पावर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये पॉइंट में चल जाएगा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है वो हमेशा ये होती है a इंटू 10 की पावर b, जहाँ पर a इज़ ए सिंगल डिजिट इंटीजर। ये आप बस ध्यान रख लो कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने की। आपने देखा होगा जो मैथमेटिक्स साइंस में कई सारे जो कांस्टेंट होते हैं वो इसी तरीके से डिफाइन होते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। हम उसको कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि उसको ऐसे लिखा हो 30 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। हम उसको हमेशा, जो ए है वो सिंगल डिजिट होगी और 10 की पावर जो बी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। बाकी तो जो तरीका है क्वेश्चन को हिट करने का वो तो ये है कि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखो सबसे पहले 10 की पावर कॉमन रख लो। ये तो हमारा होगी स्टेप नंबर 1। तो उससे हमारा क्या होगा कि 10 की जो भी पावर होगी वो कॉमन आ जाएगी और एक्सप्रेशन हमारा कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आए उसमें आप ये ध्यान रखें कि जो हमारा कांस्टेंट है वो सिंगल डिजिट फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब सिंगल डिजिट मतलब 1.2 समथिंग, x.y समथिंग, ऐसे XY नहीं होना चाहिए। मतलब 40 इंटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 में एक 10 छुपा हुआ है, तो वो 10 को भी आपको उस 10 की पावर में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको फ्रेंड्स पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन हमेशा ही आपको दिखेगा इसमें, और इसका आंसर है 10। और आपको तरीका मैंने आपको बता ही दिया इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को तरीका ये होता है करने का कि आप सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लें, सबसे छोटे 1 1 2 बार है, उसके बाद आपका 2 है, 2 आपका केवल एक बार ही है, फिर आपका 3 है, 3 आपका कितनी बार है, ये आपका 3 है, 3 2 3 बार है। ठीक है, उसके बाद आपका है 5, 5 आपका 2 बार है, उसके बाद है आपका 6, 6 भी आपका 2 बार है। ठीक है, उसके बाद आपका 6 भी 2 बार है, उसके बाद आपका है 9। ठीक है, तो आपके नंबर का एक बार काउंट कर लें आप,
3 3 6 3 9 2 11 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 आपके 11 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने आपको सबसे बहुत चीज़ बताई थी। एक बार आप सॉर्ट कर लेंगे, अच्छी तरह उसको सॉर्ट करके रख लें, फिर तो आपका काम बहुत ईजी हो गया। आपको बस करना ये है, फिर यहाँ से 4 5 और यहाँ से 5, तो बीच का नंबर आ गया आपका 3, तो मीडियन हो गया आपका 3। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा आपका 3। मोड मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है जिस नंबर की, वो हो जाएगा मोड। तो इस फ्रीक्वेंसी भी इसमें 3 की है, तो मोड भी आपका क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मोड। और मीन निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल होता है। आपको करना क्या है इसमें सब नंबर्स का सम निकालो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। ये तो मुझे पता ही है कि टोटल नंबर्स तो 11 है। सम निकालो, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 5 18 5 23 6 29 6 25 और 9 34। तो ये आपका आ गया आपका इसका मीन। आपका मीन क्या होता है? मीन होता है आपका सम ऑफ ऑल द नंबर्स। एक बार आपने सारे नंबर्स ले लिए ना, इसमें कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 2 2 4 3, इसका सम जो भी टोटल सम है वो आ जाएगा, वो आपका मीन आ जाएगा। और आपको करना कुछ नहीं है, बस इन तीनों का फिर सम निकालना है। जो फाइनल आंसर है वो क्या है? आपको उन तीनों का सम निकालना है। तो जो भी आपका वो आंसर होगा, वो आंसर हो जाएगा इसका 10। ठीक है, तो आपका इसका सम आ जाएगा 44। तो ये हो जाएगा 4 इसका आपका मीन हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया ये 4 + 3 + 3, तो हमारा 4 + 3 + 3 ये हमसे पूछा है, जो कि इक्वल्स टू है 10 के। तो ये आपका हो जाएगा इसका 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा फ्रीक्वेंटली मैंने देखा है कि आते हैं, तो आप क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करें, कुछ भी नहीं है। एक बार सॉर्ट कर लो आप नंबर्स को, फिर उसके बाद चीज़ें आपकी बहुत सही हो जाएंगी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेचुरल नंबर्स 4 to 15 आर रिटन ऑन डिफरेंट स्लिप्स। पर्ची यहाँ लिखी हुई है और आपको एक पर्ची निकाली है और आपको ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पर्ची प्राइम नंबर है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमारा पिछले पेपर में नहीं था फ्रेंड्स। मैंने भी देखा है कि एक क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी का आपका लास्ट 10 ईयर्स के पेपर में एक बार तो पूछा ही गया है। ठीक है, तो मैं आपको पता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के आपने बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ प्रोबेबिलिटी निकालने का। देखिए, प्रोबेबिलिटी में दो टर्म्स होती हैं। एक तो आपकी होती है नीचे वाली टर्म, है ना, यहाँ पे आने वाली टर्म। एक होती है आपकी यहाँ पे आने वाली टर्म। ठीक है, यहाँ पे हमेशा आपकी टोटल आउटकम्स होते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसके जो टोटल आउटकम होंगे वो यहाँ आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके यहाँ आते हैं आपके पॉसिबल आउटकम्स। बस आप ये चीज़ आप हमेशा याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। आप प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ये होते हैं आपके पॉसिबल आउटकम। ठीक है, बस आप इतनी सी चीज़ याद रख लो। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? हमसे बोला है कि नेचुरल नंबर्स 4 to 15। अब हमने उसमें 4 5 6 से लिख लिख के पर्चियाँ डाली हुई हैं। तो मैंने टोटल कितनी पर्चियाँ डाली हुई है उसमें? मैंने उसमें टोटल पर्चियाँ डाली हुई हैं 4 से लेके 15 तक लिखी हुई है। तो 4 से लेके 15 तक कितने नंबर हो जाएंगे मेरे पास? 12 नंबर। 15 - 4 + 1। ये तो सिंपल तरीका होता है किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर हैं इंक्लूडिंग द बॉर्डर्स अगर हमको निकालने हैं, तो वो क्या होता है? पहला लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर + 1। तो ये टोटल मेरे कितनी पर्चियाँ होंगी उसमें? और आप काउंट भी कर सकते हो, आप फिंगर्स पे काउंट कर लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपको पता लग जाएगा टोटल उसमें 12 पर्चियाँ। तो मेरा टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया मेरा इसका 12 आउटकम्स। अब वो पूछ रहा है कि उसमें से मैंने निकाली है स्लिप, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो प्राइम नंबर है। तो बस अब मुझे पता होना चाहिए कि इसमें कितने प्राइम नंबर है। देखो, 4 से 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद आपका 11 एक प्राइम नंबर है और 13 एक प्राइम नंबर है। बस ये 4 ही एक प्राइम नंबर है। तो जो मेरे पॉसिबल आउटकम है वो क्या है? 4। तो मैंने वो 4 लिख दिया, तो मेरा 4 से 3 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका? 1/3, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का फ्रेंड्स। और आपको बस ध्यान ये रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रख लो कि डिनोमिनेटर में आएगा आपका टोटल आउटकम और आपका न्यूमरेटर में आएगा पॉसिबल आउटकम। और बस आपको वो चीज़ें आपकी क्वेश्चन में दी हुई होंगी, आप नीचे टोटल लिख दो कि मैं कितने मेरे केसेस बन सकते हैं मैक्सिमम, वो नीचे आ जाएंगे। ऊपर में वो लिख दो जो मेरे पॉसिबल है। तो हाँ, मैं आपके जैसे इसमें 4 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, 4 प्राइम नंबर है, तो 4 ही पॉसिबल केसेस है, तो 4/12 आपका आंसर हो गया 1/3। हम और देखेंगे, और किसी पेपर में कोई डिफरेंट टाइप का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, वहाँ पे हम इसका रिवीजन हो जाएगा।
तब तक आप इसको देखें कि इस टाइप मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। कोई क्वेश्चन कलर बॉल्स का होता है, कोई क्वेश्चन डाइस का होता है, कोई क्वेश्चन सिक्कों का होता है, पर ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप उसमें आपको पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम। ठीक है, चलो। A sum of money amounts to 4818 after 3 years and 712 to 7 after 6 years on compound interest. अब ये तो आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियरली पूछा ही है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो आपको बस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको इसमें दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है कि 3 साल के लिए जब कोई वो पी अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 4818। तो मेरे पता लग गया कि 48182 है मेरा, अगर पी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया, और मेरी रेट का फॉर्मूला होता है 1 + रेट बाई 100। मैंने कितने साल इन्वेस्ट किया, 3 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद मेरे से बोल रहा है कि अगर मैं उसी अमाउंट को 6 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास जो आ जाती है वैल्यू, वो आ जाती है 7227। ठीक है, 6 साल के लिए। अब इसमें बस एक ट्रिक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रिक काम करेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा निकालने के लिए। इसमें मुझे निकालना क्या है, मुझे इसमें पी निकालना है। ठीक है, अब ऐसे देखा जाए तो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल है, मैं इसको अगर ढंग से बैठ के सॉल्व करूँ तो मैं इसको कर दूंगा। लेकिन इसको क्या, अगर अब हम ऐसे सॉल्व करने जाएंगे ना, हमारे पास कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें ट्रिक बताता हूँ। ये 1 + r/100 जो है ना, ये 1 + r/100, इसको आप मान लो a। अब आप, मैंने इसको क्यों ए माना है आपको पता लगेगा। तो मेरा ये हो गया, ये हो गया। तो मेरा देखो इसमें क्या है, मेरा पी एक कॉमन है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ से। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मैंने डिवाइड कर दिया, तो पी से पी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन क्या बनी, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया मेरा 4818 डिवाइड बाई 72227 इक्वल्स टू a³ और a6। ठीक है, तो ये मेरा a6 यहाँ से कट गया, यहाँ पे बचा मेरा a³। तो मेरी a³ की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई कितनी, अगर मैं इसको करूँगा तो ये 1.5 बार कैंसिल होता है, तो a³ की मेरी वैल्यू आ गई 1.5। ठीक है, अब देखो इसमें फ्रेंड्स, अब मैं या तो इसमें क्या करूँ, a की वैल्यू निकालूँ इसका क्यूब रूट लेके 1.5 का, जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मेरे से पूछा क्या है, मेरे से p पूछा गया है, और आप अगर इसमें देखो इक्वेशन में p क्या है, ये एक्चुअली 4818 डिवाइडेड बाई a³ भी तो है, क्योंकि ये क्या था, ये मैंने a माना था, और ये p क्या है, 4818 डिवाइड बाई a³ भी है। अगर मैं a³ की वैल्यू यहाँ पे ऐसे कैसे डाल दूँ, तो मेरा p क्या हो जाएगा, जो मेरे से पूछा है वो हो जाएगा 4818 डिवाइडेड बाई 1.5, जो कि मेरा है 3212, जो मेरा है 3212। अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो 3212 आ जाएगा, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर 4। तो देखो ये कितना इजी हो गया, आपने ए मान लिया, वरना आप इसका 1.5 का रूट निकालते, उसको करते, सॉल्व उससे भी हो जाएगा फाइनली, लेकिन क्यूब रूट निकालना 1.5 का थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये वाला ट्रिक आपका हमेशा उसमें काम करेगा कि आप जो है इस तरीके से उसको करो। जो भी बड़ी टर्म अगर आपको कुछ दिख रही है कुछ इक्वेशन में, उसको कुछ एक सिंगल टर्म मान लें, और उसको उसको एज इट इज़ हम यूज़ करें उस क्वेश्चन में, तो आपका वो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो सर आपने किया हुआ है, आपको देख के लगा, लेकिन ये प्रैक्टिस से हो जाएगा आपको। और क्या इसमें करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि एक पैसा, एक मेरा अमाउंट है, 3 साल में इतना हो जाता है, 6 साल में इतना हो जाता है, बताओ अमाउंट कितना है। करने का तरीका यही होता है फ्रेंड्स, आप इसको अगर याद भी कर लोगे ना, आप एज इट इज इसको अप्लाई कर सकते हो। यही तरीका होता है सबसे ईजी तरीका, फास्टेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the weight of 18 sheets of paper is 50 gram, how many sheets of the same paper will weigh this kg? ये आपका एक एक नियम का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि आपसे ऐसा पूछ लें कि वही एक केला 2 रुपये में आता है, तो ये केला कितने रुपये में आएगा, समथिंग लाइक दिस। ये आपका एक एक नियम का क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में एक एक नियम, जो आपका नॉर्मल रूल्स होता है। बट इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी शीट्स, ये चीज़ आपसे पूछी गई है इसमें। ठीक है, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपसे पूछा क्या गया है और आपको दिया क्या गया है। ठीक है, तो आपको हमेशा हाउ, जो वेट दिया हुआ है, वो जो भी आपसे दिया हुआ है उसको आपको लेफ्ट में रखना है। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है कि जो 50 ग्राम है उनका वेट है 18।
शीट्स, 1 ग्राम कितने उसका होगा, 18/50 शीट्स का वेट 1 ग्राम होगा, तो 3 इंटू 3/4 kg विच इज नथिंग बट 15/4 इंटू 1000 ग्राम्स का वेट कितना हो जाएगा, इंटू 15/4 इंटू 1000। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 1350। तो ये आपका आंसर हो गया 1350। जो शीट्स होंगी उनका वेट 3 ये लगभग 15/4 किलोग्राम होगा। अब मैंने इसमें एक नियम में बस यही है कि मैंने इसको जो जमाया है, ये जो तरीका है, ये कैसे जमाऊँ मैं, ये मैंने ऐसे क्यों जमाया, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं वो इसको ऐसे लिख देते हैं कि 18 शीट्स का वेट है 50 ग्राम, तो एक शीट का होगा 50/18। लेकिन अब यहाँ क्या लिखोगे, आप इस डायरेक्शन में शीट लेके चल रहे हो, इस डायरेक्शन में वेट लेके चल रहे हो। अब यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे शीट तो पूछी नहीं है। सपोज ने ये पूछा होता कि 18 शीट का वेट 50 ग्राम है, बताओ 50 शीट का कितना होगा, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता। यहाँ पे 50 कर देते हैं आप कि 18 का है 50, एक शीट का है इतना, 50 का है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है एक नियम में कि जो आपसे पूछा गया है कि उस इस वेट का इतने वेट का कितनी शीट होगी, तो वही आपको उसी उसी का एक निकालना है आपको। जैसे आपसे ये पूछा गया है कि 10 केले 2 रुपए में आते हैं, तो आपको 50 केले कितने में आएंगे, तो पूछा गया है क्या, केले पूछे गए हैं, तो आपको 10 केले, तो आपको एक केले का वेट चाहिए ही चाहिए, तभी आप उसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे उसका कॉस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि वो एक नियम जो है उसमें मैं एक किसे निकालूं, वो एक किसे निकालूं इज द उसका मेन क्या पार्ट है आपका, वो आ गया तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। ठीक है, तो आप इसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि हमारा जो आपसे पूछा गया है, जो भी आपसे लास्ट में पूछा गया है कि कितना वेट होगा, तो आपको वेट दिया हुआ है, तो आपको हमेशा 1 ग्राम का निकाल लो। अगर 1 ग्राम का आपने निकाल लिया तो आप कितने ही ग्राम का भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द एक्सप्रेशन इज गिवन द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2/4 इज, तो इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको बस ध्यान ये रखना है, नॉर्मल आपको x की वैल्यू निकाल के एक्सप्रेशन में डालनी है, लेकिन बस इसमें बस प्रॉब्लम ये होती है, साइंस की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है कि आपने अगर साइंस को ढंग से नहीं लिखा तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं दोनों तरफ एलसीएम ले लेता हूँ पहले तो मैंने 6 एलसीएम ले लिया यहाँ पे डायरेक्ट। तो मैंने 6 एलसीएम लिया, 3 2 6, मेरा यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आया, आप उसको देख लेना एक्सप्रेशन को, ये कैसे आ रहा है। 3 2 6, 2 इंटू 6x माइनस 4, ये आ गया क्योंकि मैंने इसका एलसीएम लिया था, तो यहाँ पे 6 आया। ठीक है, और एक और टर्म क्या आएगी 3, तो ये मेरी आ जाएगी प्लस 6x प्लस ये क्या आएगी मेरी 9 इक्वल टू मेरी ये आ जाएगी 6x प्लस 7/6। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया एक स्टेप फॉरवर्ड में, और आप उसका जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा, तो 6 से 6 कट गया। अब आप x की टर्म एक तरफ ले लो, कांस्टेंट वाली टर्म सारी एक तरफ ले लो, तो मेरा 6x प्लस 6x प्लस 6x, एक 6x तो कट ही जाएगा, काटो, आप इधर लाओगे तो माइनस होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा इधर तो केवल 6x ही बचा, बाकी मेरे कांस्टेंट अगर उधर चले गए तो 7, इधर से जो भी उधर जाएगा उसका साइन चेंज होगा, तो -9 प्लस 4, तो मेरा ये आ गया हमारा 6x इक्वल टू 7 - 9 -2 प्लस 4 2, तो x बराबर आ गया मेरा 1/3। अब मेरी x की वैल्यू आ चुकी है, अब x की वैल्यू में डाल दूंगा इसमें मेरे एक्सप्रेशन में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। आप इसमें एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल के देख लो, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 -2, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू डालोगे तो 5/3 -2 डिवाइड बाई 4, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 - 6 डिवाइडेड बाई 3, नीचे आएगा 3 इंटू 4 विच इज नथिंग बट -1/12। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, मेरा इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने में कुछ टेक्निक कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जो साइंस है उन साइंस को ढंग से इधर उधर इक्वल्स टू के जब आप राइट में ले जाते हो, इक्वल्स टू के जब आप लेफ्ट में ले जाते हो, तो आप साइंस का ध्यान रखो, क्योंकि आपने यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, ये -4 को आपने इधर ले जाते वक्त अगर +4 की जगह -4 ही रखा तो आपकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी और आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो बस ये एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई खास था नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन टिपिकली पता है मेरिट का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उस क्वेश्चन को उसके मेरिट पे करें फ्रेंड्स। आप ये ना करें कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे को बस ये देखना है कि मेरा जो बेस्ट पॉसिबल
के से वो क्या हो सकता है। देखो इसमें बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है और एक बराबर में एक इक्वल टू एक्सप्रेशन दे रखा है। नॉर्मली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि यार ये दोनों जगह हम इसको फटाफट से हम क्या करने लग जाते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और ये बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा जो हमको बहुत मुश्किल होगी सॉल्व करने में। लेकिन हम अगर क्वेश्चन की मेरिट पे जाएं, क्वेश्चन को पढ़ें, हमसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां से आएगा। लेकिन मैं सबको क्यों मल्टीप्लाई करूँ, मैं तो केवल ए स्क्वायर से मतलब है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स को एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ए स्क्वायर आएगा, जो क्या है मेरा एक्चुअली इसका कॉफिशिएंट है। तो मेरा ये आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अगर बी को करूंगा तो मेरा एक टर्म ये भी आएगी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब और भी टर्म्स आएंगी वैसे तो मेरी यहाँ पे, लेकिन मुझे उन टर्म से मतलब नहीं है क्योंकि मुझे केवल ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ही मतलब है, जो कि मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे मेरा बी वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। और अगर मैं एक्सप्रेशन में देखूँ तो मेरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 4 और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 9। तो मेरा आंसर आ गया 4 प्लस 9 13। मुझे क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आएंगे, मेरा तो आंसर आ गया 13 डायरेक्ट यहाँ से। मुझे केवल मतलब है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब दोनों एक्सप्रेशन बराबर होते हैं दोनों साइड में फ्रेंड्स, तो हर जो टर्म होगी एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है, उनके कॉफिशिएंट सेम होते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि उनके कॉफिशिएंट सेम होते हैं, दोनों साइड में कॉफिशिएंट सेम होंगे जब भी वो टर्म्स बराबर हो सकती हैं। तो हमें लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट किसका जो पूछा गया है, जो हमारा यूजफुल कॉफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम इसमें ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकाल लेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये इसमें आपसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। ये तो डिट्टो मैंने आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी कराया था। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको उन दो टर्म्स को ढंग से बस आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्म्स को। टर्म्स है हमारी 5x प्लस 2 और एक मेरी टर्म्स है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब मैं इसमें चाहूँ तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉफिशिएंट पूछा है तो मैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। देखो 5x को जब मैं एक्स 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा एक्स क्यूब आएगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ 5x स्क्वायर को जब मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एक्स स्क्वायर आएगा, उसका कॉफिशिएंट क्या आएगा मेरा, मैं लिख देता हूँ -15x स्क्वायर। और भी मेरी यहाँ पे टर्म्स आएंगी लेकिन मेरे को उन टर्म से मतलब नहीं है। ठीक है, मेरी जो टर्म्स है -15x स्क्वायर एक आएगी, 5x को इससे करूंगा तो मेरा 25x आएगा, ये भी मुझे चाहिए क्योंकि मेरे को इसमें x का कॉफिशिएंट भी चाहिए। ठीक है, 2 को मैं जब करूंगा एक्स स्क्वायर से तो मेरा एक 4x स्क्वायर एक टर्म आएगी, उसके बाद ये मुझे चाहिए नहीं, अब ये -6x आएगी, कांस्टेंट मुझे चाहिए नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर का मेरा हो गया 11 एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरा हो गया 19x। तो अब मैं से पूछा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ द कोफिशिएंट बिटवीन इनका सम, तो इनका सम हो जाएगा मेरा -11 प्लस 19 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 8। तो मेरा इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 8। मुझे इस पूरे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझसे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट थे। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स के कॉफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, बाकी मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उन टर्म्स को छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The internal base of a rectangular box is this wide and the box is filled with the cubes, each of side to this centimeter. Number of cubes will be. ये एक नया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो क्या वाला पार्ट होता है वो ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप किसी बड़े डब्बे में छोटा डब्बा डाल रहे हो या बड़े डब्बे में पानी डाल रहे हो या टैंक में पानी भर रहे हो, कुछ ही भर रहे हो, ये वॉल्यूम का क्वेश्चन होता है क्योंकि आपको पता है कि 3 डायमेंशन जो आपका रेक्टेंगल जो भी आपका बॉक्स होता है, रेक्टेंगल बॉक्स जो आपका 3 डायमेंशन होता है उसमें मेनली क्या होता है कि आप वो एक वॉल्यूम का ही, जैसे ही 3 डायमेंशन आ गया आप ध्यान रखो कि अगर उसमें हम कुछ भर रहे हैं तो हमेशा वॉल्यूम का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बस इसमें आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, एक तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक जो भी शेप्स दे रखे हैं उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उन्हें पूछा क्या है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है मतलब हमारा क्यूबॉइड है उसके अंदर हम क्यूब डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखो कि जिस अगर हमको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने क्यूब डाल सकते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उतने क्यूब डाल सकते हैं कि दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाए। इस बात सच है भाई, ऑब्वियसली एक टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, अगर टंकी का वॉल्यूम 10 लीटर है तो हम 10 लीटर पानी भर सकते हैं उसमें, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो हमारे इसमें दोनों का वॉल्यूम हमको बराबर करना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 15 इंटू 12.5 इंटू 7.5। और हमारा इसका वॉल्यूम कितना है,
इसका होता है हमारा 2.5 का क्यूब, विच इज नथिंग बट 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 बस। तो हमारा मैं अगर मेरे n ऐसे मेरे क्यूब्स हैं तो n अगर एक क्यूब का वॉल्यूम 2.5 क्यूब है तो n का कितना होगा, n इंटू 2.5 क्यूब होगा। और अब मेरा क्यूबॉइड का कितना होगा, 15 क्यूबॉइड का मेरा उतने ही होगा जो उसकी हाइट दे रखी है, जो उसकी हाइट लेंथ एंड विड्थ दे रखी है। तो अब दोनों का मुझे बराबर करना है, तो मैंने किया क्या एक्चुअली, अगर इसमें यहाँ पे करूँ, मैंने ये किया है n इंटू क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो मेरा n क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्यूब का वॉल्यूम। और यही तो किया है मैंने, ऊपर क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, नीचे क्यूब का वॉल्यूम है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 3 90। इसका 90 आंसर आ जाएगा आपका। इसका आंसर क्या आ जाएगा 90, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, बस वॉल्यूम इसमें आपको बराबर करना है। जब भी आपका फील्ड का इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम 58 दिस। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जैक्टली डिट्टो क्वेश्चन करा चुका हूँ, बस उसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स पूछी थी। तो इसमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब नॉर्मली मैंने आपसे हमेशा कहा था कि कभी भी आपको ये नहीं देंगे, हमेशा आपको क्या देंगे, दूसरी साइड्स का सम देंगे। और वो क्या होता है कि दूसरी साइड्स का सम देंगे और एक पेरीमीटर उसका दे देंगे। ये इसमें दिया है, देखो पेरीमीटर दे दिया। और जो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेपेजियम होता है, नॉर्मली ट्रेपेजियम इस टाइप का आपका ट्रेपेजियम होता है। अगर आप ए बी सी डी इसकी साइड माने, और ये दोनों इसकी अगर पैरेलल साइड्स हैं, तो आपकी ये वाले साइड्स का सम दे देगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन चारों साइड का सम क्या होता है, वो होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हमारा पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर कितना दे रखा है, 58 दे रखा है। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को बी प्लस डी निकालना है। मेरे को क्या निकालना है इसमें, बी प्लस डी निकालना है। और वो ए प्लस सी तो मुझे दिया हुआ है, ए मेरे को दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड्स का सम ही दे दिया है सीधा, मुझे ए प्लस सी दे दिया है। तो मैं क्या करूँगा, बी प्लस डी मेरा हो जाएगा इक्वल टू 58 माइनस 20 विच इज़ नथिंग बट 38। ये 20 क्या है, 20 इज सम ऑफ 20 इज नथिंग बट ए प्लस सी। मुझे क्लियरली बोला हुआ है इट्स नॉन पैरेलल साइड्स का सम जो है वो 20 है। जो मेरा ए प्लस सी है वो 20 है। तो मेरा बी प्लस डी क्या आ गया 38 विच इज नथिंग बट सम ऑफ माई पैरेलल साइड्स। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू 38 इंटू हाइट तो मुझसे पूछी है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, वो एक्चुअली हाइट ही होती है। तो आपकी हाइट और ये आपका जो एरिया दे रखा है, ये दे रखा है 152। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका h बराबर 152 डिवाइडेड बाई 19 विच इज नथिंग बट आपका 8। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें बस चेंज है, बाकी वही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और आपको वही घुमा फिरा के उसी में कभी हाइट दे दी तो एरिया पूछ लिया, कभी आपको सम ऑफ अदर साइड्स दे दी, सम ऑफ ये दे दी, तो घुमा फिरा के एक ही टाइप का आपको क्वेश्चन है इसमें। बस आपको ध्यान इसमें क्या रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। और आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो सम देते हैं वो हमेशा नॉन पैरेलल साइड्स का देते हैं। तो आपको 20 को एज इट इज़ नहीं रखना है यहाँ पे, आपको यहाँ ऐसे करके पहले उसका पैरेलल साइड्स का सम निकालना है, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूले में आता है ये पैरेलल साइड्स का सम आता है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज दिस एंड द। ये क्वेश्चन भी हमने किया था, मैंने आपको उसी वक्त ही जब वो क्वेश्चन कर रहे थे तो बताया था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको एंगल दे देंगे और आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछेंगे। तो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला तो हमको पता ही है, 180 इंटू एन माइनस टू इक्वल टू एन इंटू एंगल। ये आपको देखो यहाँ पे इस तरीके से दे दिया। उस क्वेश्चन में क्या था, आपको ये पूरी वैल्यू दे दी थी इसकी और आपको निकालनी थी साइड्स। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बहुत इजीली अब ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके n बराबर 15। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका इसका आंसर आ जाएगा n बराबर 15। तो ये आपका सिंपल सी इक्वेशन है। ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, ये फॉर्मूला मेन चीज़ है आपकी। फॉर्मूला इसमें मेन है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। एक तो मैंने आपको कल ही बताया था कि एक तो आपको एंगल दे देगा और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। एक आपको सम ऑफ एंगल्स दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि सिंगल एंगल बताओ। तो उसमें भी आपको करना यही है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है और फिर जो सम है उससे डिवाइड कर देंगे तो सिंगल एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप की क्वेश्चन मेनली
मोस्टली एक आध क्वेश्चन आता ही है किसी न किसी साल में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस क्वेश्चन को गलत ना करें, क्योंकि ये आपका प्योर 1 मार्क क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या निकला था हमारा, n की वैल्यू 50, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the number of sides of a regular polygon is n, then the number of lines of symmetry is equal to। ये आप ध्यान रख लेना फ्रेंड्स। वैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये हमेशा n होता है जो आपकी नंबर ऑफ साइड्स होती है रेगुलर पॉलीगन की। यहाँ पे रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। रेगुलर मतलब होता है कि आपकी जो साइड्स हैं पॉलीगॉन्स की बराबर है। जैसे स्क्वायर में तो बराबर होती है। क्या रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में तो हमको पता है चारों साइड सेम नहीं होती है। लेकिन सपोज आपका पेंटागन है, ये पेंटागन मैंने इस तरीके से बनाया है कि ये जो साइड्स हैं ये सेम है। तो रेगुलर पॉलीगॉन अगर है तो उसमें अगर n साइड्स हैं तो उसमें सिमेट्री भी क्या होगी, हमेशा आपको n ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में आपकी सिमेट्री लाइंस कितनी होंगी? अगर मैं आपकी इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाऊँ तो 1 2 3 एंड 4, ऐसे आपके पेंटागन में कितनी हो जाएंगी लाइन ऑफ सिमेट्री? 5 हो जाएंगी। तो जो अगर हेक्सागन में 6 हो जाएंगी, हेप्टागन में 7 हो जाएंगी। तो n अगर है आपका पॉलीगन तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी हो जाएंगी? n हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sides of a triangle are 6.5 centimeter, 10 centimeter, x centimeter, and when x is positive number, what is the smallest positive value of x among the following? देखो फ्रेंड्स, ट्राइंगल का क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको एक चीज़ तो कल बताई थी, रामबाण बताया था कि जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आ जाए आप उसमें ये चीज़ ध्यान रखें, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका एक रामबाण आपको ध्यान रखना है। दूसरा रामबाण मैं आपको आज बताता हूँ। ट्राइंगल क्वेश्चन में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि सम ऑफ टू साइड्स is always greater than the other side। अब आप बोलोगे सर आपने रामबाण तो 2 बता दी, लेकिन इनको लगाना कब है? यही मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट, क्या वाला पार्ट। देखो, अगर आपका ट्राइंगल वर्ड आ जाए क्वेश्चन में और एंगल आ जाए जैसे 40 50 डिग्री 60 डिग्री, तो आप हमेशा ये वाला लगाओ, बिना आप सोच के ये वाला उसमें तरीका लगाओ। आप ऑब्वियसली आप उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा कैसे वाला पार्ट तो करोगे इसी, लेकिन मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, देखते हैं करना क्या है, तो आप ये वाला लगाओ। अगर आपका भुजाओं की लेंथ दे रखी है हाइट सेंटीमीटर में वगैरह, तो आप फिर ये वाला लगाओ। ठीक है, अब आपको इसमें अब सोचो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको पता लग गया कि इसमें मुझे क्या लगाना है, मुझे इसमें सेकेंड वाला लगाना है। ठीक है, तो लगाते हैं। देखो, और इस क्वेश्चन को अपने मेरिट पे कीजिए फ्रेंड्स। देखो, इस क्वेश्चन के मेरिट में एक जो सबसे बड़ी है कि ऑप्शन जो है वो इस तरीके से दिए हुए हैं कि आपको देखते ही पता लग रहा है कि जो मेरा ये ट्राइंगल होगा इसमें जो सबसे बड़ी साइड है वो 10 है। ठीक है, सबसे बड़ी साइड मेरी 10 है। सपोज ये मेरा ऐसा कुछ ट्राइंगल है, मैं बनाता हूँ, ये ऐसा ट्राइंगल है, सपोज ये x है और ये मेरा 6.5 है। तो मेरे को उससे पता लग रहा है कि x जो है, अगर देखो x 10 से बड़ा हो सकता था, लेकिन चारों ऑप्शन में मुझे 10 से बड़ा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मेरी 10 ही सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, तो मैंने इसके क्या किया, सम ऑफ टू अदर साइड, इसमें अदर साइड होगी वो सबसे बड़ी वाली होगी। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि x प्लस 6.5 हमेशा 10 से ज़्यादा होगा। ये मेरी कंडीशन है मेरे रामबाण के हिसाब से। अब आप इसमें वैल्यू डाल के देख लो। देखो, 2.8 से तो नहीं हो रहा है, 2.8 तो नहीं हो सकता है, 2.8 तो इससे 10 से ज़्यादा नहीं आ रहा है। 3.5 से भी ये 10 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, 10 के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, 4.5 से ये आ रहा है, 4.5 से ये आ रहा है हमारा 11, तो ये 10 से ज़्यादा आ रहा है, 4 से भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हमारे 2 शॉर्टलिस्ट हो गए, एक तो 4.5 हो गया, एक 4 हो गया। अब आप मुझसे पूछोगे सर 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ऑप्शन तो एक ही होगा, या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो आप क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ें फ्रेंड, उसमें लिखा गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इन ऑप्शंस के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 और 4.5 में से कौन सा छोटा है? 4 छोटा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियरली मेरिट का क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, और आपको क्वेश्चन में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। फाइनली अगर आपके मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन उसमें रिजेक्ट करना है। जैसे कि हमने इसमें क्लियर देखा कि हमारा जो कंडीशन थी वो 2 नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग इज। अब ये थोड़ा सा पता है क्या, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, सीटेड टिपिकल क्वेश्चन है, जब हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बताओ इन दोनों में, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए,
इन फ्रैक्शनल जो आपका नंबर आता है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक जो स्टैंडर्ड अप्रोच आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, वो हमेशा यही पढ़ी होगी कि जो डिनोमीटर है, जो नीचे जो नंबर है 6/7, 8/9, जो नीचे जो नंबर है इसको आप बराबर कर दो। बराबर मतलब इसको आप सेम नंबर बना दो। ठीक है, ये तो हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसको सेम नंबर बना तो दे, लेकिन कैसे बनाएं, क्योंकि ये तो जो कितना अटपटा सा नंबर है। तो यहाँ पे एक जो छोटी सी ट्रिक फ्रेंड्स आप ध्यान रखो, आप इन सब का एलसीएम ले लो। इस सब नंबर्स का आप एलसीएम ले लो, सीधा सा सिंपल बात है। इनको ऐसे प्लस मान के सबका एलसीएम ले लो। तो आप जब इसका एलसीएम लोगे ना तो ये आएगा आपका 25/20 नीचे। तो आप जब इसको डिवाइड करके इनको रेशियो में बनाओगे तो ये इस तरीके का रेशियो बन जाएगा। आप सरप्राइजिंगली देखोगे कि ऐसे ये चार नंबर मैं क्या लिख सकता हूँ, इन चार नंबर को लिख सकता हूँ मैं 2160 डिवाइडेड बाई 2520। दूसरे नंबर को लिख सकता हूँ मैं 2205 डिवाइडेड बाई 2520। उसको लिख सकता हूँ मैं तीसरे 9/10 को लिख सकता हूँ मैं 2240 डिवाइडेड बाई 2520। और इसको लिख सकता हूँ मैं 2268 डिवाइडेड बाई 2520। अब ये आया कहाँ से? ये आया बहुत सिंपल है, आप इन सब नंबर्स का एलसीएम लेके देख लेना, आपके ये नंबर आ जाएंगे फ्रेंड्स। एलसीएम कैसे लेते हैं? 7, 9, 10, 8 का एलसीएम आप ले सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, एलसीएम भी मैं आपको बता देता हूँ। 7, 9, 10, 8 का एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका होता है, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 7954। फिर उसके बाद आप इसके बाद क्या हो रहा है 4, फिर 2 से फिर डिवाइड करो तो 2 की पावर क्यूब आ जाएगा। ऐसे आप 7 से डिवाइड करो तो 7, 3 से करोगे तो 7, 3, 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे करके आप एलसीएम लोगे तो आपका इसका एलसीएम फाइनली देखोगे कि आएगा 2520। अब एलसीएम लेने के बाद आप क्या करो, अब एलसीएम लो, आपको ऊपर भी तो नंबर चाहिए ना, क्योंकि आपने ऊपर, अब ऊपर कैसे कौन सा नंबर आएगा, तो आप 7 से डिवाइड करो इसको, जो भी है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो है हमारा ये। उसके बाद 9 से डिवाइड करो 2520 को, जो भी आया आपका डिविजिबल के बाद, डिवाइड तो होगा ना, क्योंकि एलसीएम है तो डिवाइड तो होगा ही सही। तो कोई एक नंबर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। 10 से करो आप इसको 252, तो आप उसको जो भी आपका नंबर आएगा उसको 252 को आप 9 से डिवाइड कर दो तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये आपको अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया इतना करने के बाद। आप पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। इसमें से बहुत इजी है ना ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बताना। इसमें से क्या है ग्रेटेस्ट, आप बता सकते हो 2240, 2520 कहाँ पर आया था मेरा, 2160 है, ऊपर 2160 है। अगर इसमें मैं देखूँ, यहाँ पे ऊपर 2160 है, यहाँ पे 2205 है, 2240 है। बस मेरे को जिसका ऊपर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है, तो मेरा सबसे बड़ा क्या हो गया 2268, और सबसे छोटा क्या हो गया 2160। तो मैंने इसका लूँ एलसीएम तो मेरा क्या आ जाएगा, मैं इनको डिफरेंस लूँ तो मेरा आ जाएगा 2268 डिवाइडेड बाई 2520 माइनस 2160 डिवाइडेड बाई 2520, जो कि मेरा हो जाएगा 3/70। ठीक है, आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और वो मेन चीज़ नहीं है, वो चीज़ आप कर सकते हो। मेन चीज़ में समझने वाली है वो क्या है कि हम वो नीचे का कॉमन बनाएं। पहली बात तो उसको कैसे बनाएं, नीचे जो भी नंबर है आप उसका एलसीएम ले लो, या फिर आप तो सिंपल क्या करो फ्रेंड्स, ये जो दिया हुआ है ना नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है इनको प्लस करके मान लो, इनको इनके पीछे प्लस साइन लगा दो सब नंबर्स के बीच में। बस आप इनको कर लो नॉर्मल। अब 4 रैशनल नंबर दे रखे हैं, आपको एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, उनका एलसीएम ले लो और उसके बाद फिर आपसे उनको स्प्लिट कर दो, फिर से उनको स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो आपकी ये 4 फिगर्स आ जाएंगी। उसके बाद आप उसमें से बड़े में से सबसे छोटे वाले को घटा दो, तो वो आपका उसमें से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, चलो देख लेते हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ एस वेयर एस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। अब इसमें फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है अमंग ऑल। इसमें 2-3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। चलो करते हैं डिस्कस। पहला है आपका एडिटिव इनवर्स। ये टर्म क्या है एडिटिव इनवर्स? देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जब भी आपको कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, प्लस में माइनस में कुछ भी है, इंटीजर नंबर है, उसमें आप ऐसा क्या जोड़े कि उन दोनों का सम 0 आ जाए। जैसे मैंने दिया 5, अब मुझे बताओ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। 5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5, क्योंकि अगर मैं इसमें -5 जोड़ूं तो मेरा सम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये मेरा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -5 हो गया। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ -6, -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +6। तो मैं इसको जोड़ूँ तो 0 आ जाएगा मेरा सॉरी। तो मेरा इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया
-6 का, 6 मेरा एडिटिव इनवर्स हो गया इसका। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको उस नंबर में जब जोड़ा जाए तो रिजल्ट 0 आ जाए, वो मेरा एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। अब इसमें आपकी एक जो चीज़ आती है ना, इसमें वो मेनली निकल के आती है कि आपको अब एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में आपको बताना है कि इसका जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा कि आप वो नंबर तो लेके आओ पहले। तो वो इसमें सेकेंड थिंग है आप समझने वाली, ठीक है। तो आपको पता है इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके n तक जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 से लेके 50 तक अगर मेरे को सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 50 इंटू 51/2, जो कि फिर आप उसमें एन की वैल्यू डाल दो। ये जनरल फॉर्मूला है, आप किसी भी उसके लिए लगाओ तो फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो, आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो, इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑड नंबर्स हैं वो तो पॉजिटिव हैं, इवन नंबर्स आपके नेगेटिव हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा इवन नंबर्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है और ऑड नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार ये मैं कैसे निकालूंगा इसको, एन नंबर्स का फॉर्मूला और इवन नंबर्स का फॉर्मूला, मुझे बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप बस एक फॉर्मूला याद रखो 1 से n तक का, ठीक है। वो होता है आपका n इंटू एन प्लस 1/2। देखो, अब हम इससे सब कुछ, इसी से हम सब कुछ याद रख सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसमें से ऑड नंबर्स हैं, सपोज हम 1 से 50 ले लेते हैं, ठीक है। 1 से 50 का क्या हो जाएगा? 50 इंटू 51/2, ठीक है। आप सोचो इसमें से इवन नंबर आप छाटते हैं, इवन नंबर कैसे होंगे? 2 + 4 + 8 समथिंग 50 तक होंगे। अब मैं इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या बन गया? 1 + 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 6 भी होगा, 3 प्लस ये कितने तक बन जाएगा? 25 तक बन जाएगा। ये फॉर्मूला तो वही है, 1 से 25 तक का सम। तो मेरा क्या बन जाएगा? ये 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 इंटू 26/2। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 2 तो मेरा ये ऐसे कैसे है ही सही यहाँ पर, 2 तो मेरा यहाँ पर है, और ये जो मेरा ये सम है ये पूरा क्या है? 1 से लेकर 25 तक का सम है, जो मुझे पता है क्या होता है 25 इंटू 26/2। मैं इस फॉर्मूले में लगाऊं तो ये मेरा बन जाएगा डायरेक्ट, सॉरी ये मेरा बन जाएगा फॉर्मूला किसका? सम नंबर्स का। सम जो इवन नंबर्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये क्या हुआ है एक्चुअली, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं कि मेरे को अगर 1 से 50 तक इवन नंबर्स का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। अब ये आप या तो ध्यान रखो तो आप इसको ध्यान रख लो, नहीं तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे निकालना है। अब सोचो कि ऑड का क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर टोटल का पता है और इवन का पता है तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? वो ऑड का सम हो जाएगा। तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि चलो मुझे ऑड का क्या होगा, तो ऑड का हो जाएगा मेरा n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो मेरा टोटल का सम, माइनस n इंटू एन प्लस 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो इससे भी एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा बहुत सारे फॉर्मूले में, आप एक ही फॉर्मूला ध्यान रखो बस, सम, टोटल सम का फॉर्मूला, और उसी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन निकालते हैं। अब इसमें आपको पता लग गया होगा कि देखो जो नेगेटिव टर्म्स है वो सारी आपकी क्या है? वो नेगेटिव टर्म्स आपकी इवन है। तो अगर सोचो मैं इसको जमा दूं, प्लस प्लस को एक साथ ले लूं, तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ फिर जगह बन जाएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये एक्चुअली है हमारा 1 + 3 + 5, ये कहाँ तक चलेगा? 49 तक, ये पूरा ब्रैकेट, माइनस में ये है हमारा 2 + 4 + 6 कहाँ तक? 50 तक। अब मैंने आपसे कहा था इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 25 तक, ठीक है। तो ये मेरा ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू, ये मेरा क्या था, मैंने आपको बताया था 25 इंटू 26/2, मैंने आपको निकाला ही था वहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा? ये मेरा कहलाएगा किसका सम? ये मेरा कहलाएगा ऑड नंबर्स का सम। तो मैंने आपको बताया था ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है? टोटल का सम माइनस उसका सम। तो मेरे को अब अगर मेरे को टोटल का सम पता है, मेरे को टोटल का सम कितना होता है? 50 इंटू 51/2, ये मेरा टोटल का सम होता है। तो मेरा ये निकालने के लिए क्या होगा? अगर मेरे को इसका सम निकालना है तो ये होगा मेरा इसका माइनस इसका। तो ये मेरा कितना आता है? ये मेरा लगभग आता है
25 का 12 से 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 पंजे 125 और 2 27 1275। 1275 मेरा 50 तक का सम आता है। और ये मेरा आता है कितना, ये मेरा आता है ओड का सम आता है 0, 25 और 25 इंटू 25 6 150 0 15 25 और 50 और 15 65, ये मेरा आता है 650। तो मैं अगर मैं सिर्फ 650 घटा दूँ तो मेरा ये क्या आ जाएगा 675, ये मेरा आ जाएगा इसका सम, किसका, ऑड का सम। तो ये मेरा आ जाएगा 675। तो मेरा ये क्या हो गया यहाँ पर एग्जैक्टली मेरा ये बन गया 675 माइनस 650, तो मेरा ये आ गया 25। ठीक है, अब आप सोचो ये मेरा 25 आ गया। 25 क्या है मेरा, 25 मेरा उस एक्सप्रेशन का एस की वैल्यू आई है, ये 25 मेरी एस की वैल्यू आई है। लेकिन मेरे से पूछा क्या था, मेरे से पूछा है उसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मेरा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -25। तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका मेरा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। और हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है। और वो मिस्टेक है, वेट, इसका आंसर ये है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। हमने गड़बड़ क्या कर दी यहाँ पे, ये जो माइनस है ये हो जाएगा हमारा बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 15 50 और ये हो जाएगा 25 6 15 650। हाँ ठीक है, तो ये हाँ हमारा 25 ही आ रहा है, तो ये 25 आएगा और इसका सम हो जाएगा हमारा। इसको एक बार हम एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार दोबारा से, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको। ठीक है, 1 प्लस मेरा सबसे पहले तो मैं ऑड का निकाल लेता हूँ। मेरा टोटल होता है 50 इंटू 51/2, ये मेरा टोटल सम होता है। तो ये मेरा आएगा 25 एकम 25 का 5 ऐसे लगा 2, 25 पंजे 125 और 2 127, मेरा 1275। तो इसका सम आता है। ठीक है, और ये मुझे पता है कि मेरा इसका सम कितना आता है, n इंटू एन प्लस 1 आता है। 50 इंटू 50 मेरा, तो मैं उसका इवन नंबर का सम मेरा कितना आता है, अगर मैं निकालूँ तो ये आता है 25 इंटू 26 n इंटू एन प्लस 1। तो ये मेरा हो गया 25 अंक 150, 0 हासिल लगा हमारा 15, 25 और 50 और 15 65, ये मेरा आ गया 650। ठीक है, तो ये मेरा एस क्या आ जाएगा, इससे मेरा एस आ जाएगा और तो 650, सॉरी, तो मेरा 1275 में से 650 गया तो ये 625 आएगा। सॉरी, ये मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, ये 625 आएगा। तो 625 माइनस 650 मेरा -25 आ जाएगा। और -25 मेरा आया एस, एस आ गया मेरा -25, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +25। ये हो जाएगा मेरा इसका आंसर नंबर 2। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी। ये 1275 जो है आपका टोटल सम है और 650 आपका जो है वो इवन नंबर का सम है। तो उसमें से हम घटाएंगे तो 625 आएगा हमारा ऑड नंबर का सम, और वो हमारा हो जाएगा ये। तो ये हमारा इसका हो जाएगा इसका आंसर 25। चलो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये हमारा पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। काफ़ी टाइम लग गया, और टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने थोड़ा एक एक क्वेश्चन को आपको ढंग से एक्सप्लेन किया, ताकि क्योंकि हम यहाँ पे मेनली क्या क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता रहे हैं, मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं हम उन कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे क्लियर कर लें जो मैथमेटिक्स में आपको पहले से पता होंगे, और वो आपके यहाँ पे रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके जितने ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और हम ही हमारे चैनल पे कंप्यूटर के भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, जो कंप्यूटर बेसिक्स कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके वीडियो भी हमने अपलोड किए हैं। तो आप देखो, अगर आपको वो वीडियो भी आपके यूज़फुल हैं तो आप उन वीडियो को भी शेयर करें और चेक करें कि आपको वो वीडियो किस तरीके से यूज़ में आप ले सकते हो। और बाकी अपनी सीटेट एग्ज़ाम तो लाइंड अप है, इसी अपनी तैयारी को दुरुस्त करें। कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके तो कमेंट ज़रूर करें। अपनी तैयारी को बढ़िया रखें और मस्त आराम से पढ़ाई करें। ठीक है, चलो ठीक है, देन बाय बाय, जय हिंद।